हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। घर पे काफ़ी मस्ती हो रही है, तो इस लॉकिंग के दौरान आप लोगों को जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप इस मटेरियल का यूज़ करके अपनी स्टडी पे भी ध्यान देते रहिए। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है, जरा हम लोग इस पर डिस्कशन कर लें और थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग इसके पहले लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ के बारे में बात किया था। हम लोगों ने देखा था सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट, और इसके आधार पे प्रेशर कैसे किसी भी गैस की सोलबिलिटी को प्रभावित करता है, कैसे अफेक्टेड करता है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं और क्या होते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशंस जिसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों लिक्विड होता है। सॉल्वेंट जो है वो भी क्या है, लिक्विड है, और सोल्यूट जो है वो भी क्या है, लिक्विड है। दोनों चीजें जो है वो लिक्विड होती हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जिस चीज को पढ़ना पड़ता है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। सवाल उठता है कि ये वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों, बोथ आर वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। और दूसरी चीज हम लोग जानेंगे कि अगर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होता है। इन दोनों के संदर्भ में हम लोग ऐसी चीज भी देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होने पर या दोनों नॉन वोलेटाइल होने पर क्या रिलेशंस आते हैं, ये रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग कि सॉल्यूशंस के अंदर जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ऐसे में उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है, उनके वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो उनके मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेटेड होता है। हालांकि हम लोग जानेंगे इसमें कि राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स लॉ एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जिसको राउल्ट्स ने बताया था 1886 में। एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स of solvent or solute with respect to the mole fraction of that solvent or solute in the solution। तो इन दोनों को जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों का, इस रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत। राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन नॉन आइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत, नॉन आइडल सॉल्यूशन ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरे वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
इतनी चीजें हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है और ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिलेटेड है किससे? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से। हम लोग ये भी एक को रिलेशनशिप बनाएंगे, को रिलेट्स करेंगे कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में एक को रिलेशनशिप है या नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग अब के इस टर्म में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है और कैसे है। वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझना जरूरी है, हम लोग इसको जान लें कि वेपर प्रेशर क्या चीज होता है। तो आइए जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर मान लो कि हमने कोई एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड्स हमने ले लिया, एक ऐसा लिक्विड लिया जो कि वोलेटाइल है। लिक्विड कैसा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? यानी वोलेटाइल वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी लिक्विड्स जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सभी लिक्विड्स जो रूम टेम्परेचर पर ही वेपोराइज होने लगते हैं वो क्या कहलाएंगे? वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाएंगे। तो अगर हमने इसमें क्या ले लिया? वोलेटाइल लिक्विड्स ले लिया, तो वोलेटाइल लिक्विड्स को अगर इस कंटेनर में रख करके हमने छोड़ दिया तो ऐसी कंडीशन में इसमें से वोलेटाइल लिक्विड्स वेपोराइज होगा और ये वेपर्स बनेंगे और बन करके ये वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। लेकिन अगर इस लिक्विड को हम लोग एक क्लोज्ड कंटेनर में लें, कंटेनर कैसा हो? क्लोज्ड हो, और यही लिक्विड्स हमने इसमें लिया, तो ऐसी कंडीशन में ये वोलेटाइल लिक्विड जो होगा वो फिर क्या करेगा? वेपोराइज होगा, इसके वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स जो होंगे, जो ये खाली जगह है इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर में खाली जगह में जाकर के ये भर जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि वेपर्स आर कम इनटू द गैसियस फेज, ये गैसियस फेज में होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स होंगे दे विल शो रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन शो करते हैं और रैंडम मोशन शो करेंगे तो डेफिनेटली दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज वेल एज at the surface of the liquid also which are kept in this container। ये वेपर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इस कंटेनर के सरफेस पर भी टकराएंगे और इस बर्तन की दीवारों पर भी टकराएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और रैंडम मोशन के कारण, रैंडम मोशन की वजह से ये वेपर्स जो होंगे वो बर्तन की दीवारों और लिक्विड के सरफेस से टकराते रहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग इस कंटेनर का या इस लिक्विड का टेम्परेचर ना चेंज करें, फिक्स टेम्परेचर रखें, तो ड्यू टू द रैंडम मोशन sometimes these vapors will come into the touch of the liquid surface and they get condensed, ये कंडेंस हो जाते हैं। तो at that time when these vapors are going to be get condensed and more vapors are formed from the liquids, this condition is known as equilibrium। ये कंडीशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम कहलाती है। और इसी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर the pressure exerted by these vapors on the surface of the liquid is known as vapor pressure। यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर इन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्टेड होगा वही प्रेशर जो होता है वो क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये? तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स at constant temperature at the surface of liquid is known as vapor pressure। हमेशा याद रखना कि vaporization is the surface phenomena, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही जो है वो वेपोराइज होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? देखो प्रोसेस क्या हो रहा है। सपोज करो कि हमने इसमें वाटर ले लिया, वाटर लिया है
तो ये वाटर जो है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। ये वाटर वेपोराइज होता है और गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेज, दिस इज नोन एज वेपर्स। यही क्या होंगे, वेपर्स पे होंगे। ये प्रोसेस जो है जब रिवर्सेबल हो जाता है, यानी जितना लिक्विड जो है वाटर का वो गैस में कन्वर्ट होता है वाटर के, उतना ही जो वेपर्स होगा वो कंडेंस होकर के क्या हो जाता है, फिर से लिक्विड बना लेता है। यानी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपोराइजेशन equal to the rate of condensation। इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की रेट कैसी हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। और इस सिचुएशन में जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface at equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। इसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स कहां पे, above the liquid surface। कब, जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी एट इक्विलिब्रियम किसके द्वारा, विद द लिक्विड, किसके द्वारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा, वेपर्स और लिक्विड के बीच में किसी दिए गए टेम्परेचर पर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर को हम लोग एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन द लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। जब लिक्विड और वेपर्स कैसे हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इस तरह से भी हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखने वाली जो चीज है वो ये कि वेपर्स जो होते हैं वो किससे बनेंगे, वोलेटाइल लिक्विड से। अगर लिक्विड वोलेटाइल नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। याद रखना कि जब भी क्लोज्ड कंटेनर में कोई भी लिक्विड जो है वो गर्म किया जाता है तो पहले उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन मोर एंड मोर वेपर्स आर फॉर्म एंड द सिस्टम इज अटेन इक्विलिब्रियम, देन लिक्विड का वॉल्यूम जो होगा वो घटेगा नहीं। आप चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपोराइजेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म, बट as well as more and more vapors will form, then more and more vapors will get condensed at the surface of liquid and they will again converted into the liquid. So at that time the equilibrium is also established between the vapors and liquid. Vapors और liquid के बीच में फिर एक equilibrium setup हो जाता है और उस equilibrium पर जो vapors के द्वारा उस liquid के surface पर pressure exerted किया जाता है वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आइए अब देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। बहुत ध्यान रखने की चीज होगी यहाँ पे कि जो फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करते हैं उनके साथ हमें आगे भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो फैक्टर्स affecting
अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द वेपर प्रेशर। कौन कौन सा? सबसे पहला जो फैक्टर होगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है। ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखें वो ये कि नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर को कैसे अफेक्टेड करता है। ये नेचर ऑफ लिक्विड्स का यहाँ क्या मतलब होता है? क्या मतलब है कि नेचर ऑफ लिक्विड जो होगा वो वेपर प्रेशर को कैसे प्रभावित करेगा? तो देखो, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं लिक्विड्स। एक तो वो लिक्विड होगा जो कैसा होगा? वोलेटाइल होगा। और एक ऐसा भी लिक्विड होगा जो लेस वोलेटाइल होगा। कैसा होगा? लेस वोलेटाइल होगा। एक तो हाईली वोलेटाइल होगा और दूसरा कैसा होगा? लेस वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल नहीं कह सकते लिक्विड्स को, लेकिन लेस वोलेटाइल होगा। पक्का? तो ऐसी कंडीशन में जब लिक्विड वोलेटाइल है, सपोज करो कि हमारे पास एक लिक्विड है A और एक लिक्विड है B, दोनों को हमने मिलाया और एक सॉल्यूशन बना हमारे पास AB। सॉल्यूशन क्या बना? AB। यानी एक कंटेनर में जो था वो लिक्विड केवल AA था और दूसरे कंटेनर में जो था वो केवल क्या था? लिक्विड BB था। डेफिनेटली जो लिक्विड A है, ये जो लिक्विड A है, इसके अंदर केवल किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? A के मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो A और A के बीच में होगा। यहाँ पे जो लिक्विड होगा, जो लिक्विड B है, इसके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो किसके बीच में होंगे? B और B के बीच में बॉन्ड होंगे। अब देखने की बात ये होती है कि जो A के बीच में बॉन्ड है या जो B और B के बीच में बॉन्ड है, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? कौन सा बॉन्ड जो है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो लेस वोलेटाइल होगा, लेकिन जिसमें उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी लगने वाले जो बॉन्ड्स हैं, वीक होंगे, जो आसानी से टूट जाए, वो कैसा होगा? हाईली वोलेटाइल लिक्विड होगा। समझ आ रही बात? तो ऐसे सभी लिक्विड्स जिनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होते हैं, they are more volatile, they are highly volatile, but all those liquids in which their constituting molecules have a strong attractive forces, they are less volatile because they need a lot of thermal energy to break these bonds. और जब तक ये बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, अगर ये बॉन्ड्स नहीं टूटेगा तो B के वेपर्स जो है वो बनेंगे नहीं। समझ आ रही बात? जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल ले लें? एक हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है और एक कंटेनर में क्या है? डाइमेथिल ईथर है। एक कंटेनर में वाटर है और एक कंटेनर में डाइमेथिल ईथर है। ऐसी सिचुएशन में which one will be more volatile? Which one will be more volatile? तो डाइमेथिल ईथर, यानी ईथर जो होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस लगे हुए हैं। कौन से फोर्सेस हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन आप जानते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल स्ट्रांगली हेल्ड टू ईच अदर। ये स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या होंगे? बंधे होंगे। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं और बड़े जल्दी ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जो ईथर होगा ये मोर वोलेटाइल होगा। कैसा होगा? मोर वोलेटाइल होगा। ईथर मोर वोलेटाइल होगा और वाटर कैसा होगा? लेस वोलेटाइल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि which one liquid will be more volatile and which one will be
लेस वोलेटाइल, कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा और कौन कैसा होगा, कम वोलेटाइल होगा। ये चीज हमें पता चल जाएगा उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा। समझ में आ रही बात ना? तो इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे कि लिक्विड्स हैविंग strong attracting forces as compared to other liquids as H2O and ether are more volatile as H2O and ether are more volatile. Volatile liquids will exert more pressure at same temperature. जितने volatile liquids होंगे तो उनकी वोलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वोलेटिलिटी अगर ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म, और जब ज्यादा से ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा तो उनके ऊपर लगने वाला वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, यानी लिक्विड के सरफेस पर लगने वाला जो वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है वो यही, क्या कंक्लूजन निकलता है कि volatile liquids will exert more pressure at the surface of liquid। समझ आ रही बात ना? जितने वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे किस पे, लिक्विड के सरफेस पर। दूसरा जो फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है वेपर प्रेशर पे। कैसे? अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इट मींस दे विल ट्राई टू लीव द सरफेस मोर एंड मोर। वो उस लिक्विड के सरफेस को ज्यादा से ज्यादा छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, यानी मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म। तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स अगर बनेंगे तो ऐसी कंडीशन में उन वेपर्स के द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्टेड प्रेशर भी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लिक्विड का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। लिक्विड के ऊपर लगने वाला जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। समझ आ रही है? तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर then the vapor pressure will also increases। अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना कि अगर मान लो कि H2O है और ये लिक्विड स्टेट में है और इससे फिर H2O बन रहा है जो गैसियस स्टेट में बन रहा है, यानी वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है इसी समय में जो वेपर्स बने हैं उन वेपर्स के प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। इसी समय में हम क्या करेंगे, वेपर्स के प्रेशर को नापते हैं। तो जितना प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। याद रखना कि इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर P। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, अब याद रखना न्यू और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से के अकॉर्डिंगली जो नया कन्वेंशन लागू हुआ है, इस कन्वेंशन के तहत अब आप प्रेशर को ये P नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिखा जाएगा।
कैपिटल P से प्रेशर को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। अब प्रेशर को हमेशा स्मॉल p, इस p से या फिर इस p से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कभी भी कैपिटल P प्रेशर के लिए यूज नहीं करेंगे। ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, लेटेस्ट कन्वेंशन है। समझ में आ रही बात? तो अभी ये क्या हो जाएगा? P। सपोज करो कि ये जो वेपर्स है वो x है कि नहीं है? तो ये P जो है वो इस x के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर है। P जो है वो क्या है? x के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? सिस्टम किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। समझ आ रहा है? अब अगर मान लो कि ये प्रेशर, मान लो कि प्रेशर P1 इज एट टेम्परेचर T1। अगर मान लो कि T1 टेम्परेचर है तो प्रेशर कितना है? P2 है। When we increase the temperature T2, then pressure becomes P2 at temperature T2। तो टू डिफरेंट टेम्परेचर पर हम लोग इसके वेपर प्रेशर में क्या वेरिएशंस क्रिएट होता है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएशंस एट वेपर प्रेशर या इन वेपर प्रेशर, वेरिएशंस इन वेपर प्रेशर एट two different temperature T1 and T2। ठीक है? तो याद रखो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। क्या इक्विलिब्रियम में पढ़ा था? अगर ये सिस्टम जो है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एट इक्विलिब्रियम, the equilibrium constant है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? ये log K2 upon K1 that is equal to del H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon कितना? T2 होता है। इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर लेट कि K1 इक्वल टू P1 एंड K2 इक्वल टू कितना हो जाए? P2 हो जाए। K1 इक्वल टू कितना हो गया? P1 हो गया और K2 इक्वल टू कितना हो गया? P2 हो गया। तो क्या मिल जाएगा? log P2 upon P1 that is equal to del H upon 2.303 R into 1 upon T1 minus कितना? 1 upon T2। या इसी को हम लिख सकते हैं कैसे? log P2 upon P1 that is equal to del H upon 2.303 R कितना हो जाएगा? ये T1 T2, ये कितना हो जाएगा? T2 minus T1। This is known as Clausius-Clapeyron equation। इसको क्लासियस-क्लैपेयरॉन इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन के द्वारा आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उनके वेपर प्रेशर में क्या वेरिएशन हो सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अभी इस इक्वेशन से भी एक चीज क्लियर हो रही है। क्या चीज? अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो ये डेल एच क्या है? यहां पे डेल एच क्या है? तो del H that is equal to क्या? enthalpy of vaporization। enthalpy of vaporization, del H जो है वो enthalpy of vaporization है। और यहाँ पे del H है कैसा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। यहाँ पे del H पॉजिटिव है जो इस बात को शो करता है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है वो एंडोथर्मिक हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द लीच-एटले प्रिंसिपल, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो as you will increase the temperature of the system, more and more vapors will form and they will exert more and more pressure at the surface of the liquid। It means कि vapor pressure will also increases as we increases the temperature। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो these are the variations in vapor pressure at two different temperature। and generally आप वैसे भी समझ सकते हो सिंपल वर्ड्स में
कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का, तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ती जाएगी, और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके अंदर और ज्यादा रैंडमनेस आएगा, और ज्यादा से ज्यादा रैंडमनेस जब आएगा तो वो लिक्विड्स जो है वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाने का प्रयत्न करेंगे। इसका मतलब मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा तो they will exert more and more pressure at the surface of the liquid। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है जो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करता है? वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करने वाला तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। क्या चीज है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो एज द सरफेस एरिया of liquid increases, the vapor pressure will also increases। बात समझ आ रही है? जैसे जैसे सरफेस एरिया जो लिक्विड का होगा वो बढ़ेगा, जैसे जैसे लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई मोर एंड मोर वेपर्स विल बी फॉर्म एट द सी लेवल। समुद्र का जो सरफेस एरिया वास्ट सरफेस एरिया है, और वहां से वेपराइजेशन जो होता है वो छोटे छोटे तालाब झरनों की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिनसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। वैसे भी अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना चाहें तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर या सेम अमाउंट ऑफ एनी लिक्विड, एक बराबर अमाउंट का लिक्विड आप एक छोटे से कप में रख दीजिए और उतना ही लिक्विड आप छोटे से प्लेट में रख दीजिए, तो विच वन विल वेपोराइज मोर फास्टली? प्लेट वाला लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो कैसा है, ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वेपोराइज होगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया लिक्विड्स का ज्यादा होगा उसका जो वेपोराइजेशन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी चीज याद रखने की ये है, क्या चीज, कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is always greater than its solution or impure liquid। यानी वेपर प्रेशर जो होगा दैट इज इनवर्स ऑफ इम्प्योरिटी। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्स होता है किसके, इम्प्योरिटी के। अगर किसी भी लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है, किसी भी लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो उस प्योर लिक्विड की तुलना में समझ आ रही है, ठीक है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस आर अराइजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर उपस्थित है तो जैसे H2O हमने एक कंटेनर में लिया वाटर, ये वाटर लिया, इसका वेपर प्रेशर हमने देखना है, और ऐसे ही एक कंटेनर में बिल्कुल सिमिलर अमाउंट में हमने क्या लिया, साल्ट सॉल्यूशन, यानी H2O लिया और क्या रहेगा इसमें, NaCl भी रहेगा, कंटेनर क्लोज्ड रहेगा, नो प्रॉब्लम। समझ आ रही बात? यहां पे ये NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है, जबकि ये क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है।
तो ऐसे कंडीशन में यहां पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो यहां पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा उससे ज्यादा होगा। इसके वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? पी नॉट। इसके वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं? पी नॉट। अब अगर मान लो यहां पे वाटर का ए मान लेते हैं और NaCl को क्या मान लेते हैं? बी, तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो किसके बराबर होगा? Pa। बात समझ आ रही है? तो फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज क्लियर दैट क्या कि P नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Pa। P नॉट जो होगा वो हमेशा अधिक होगा किससे? Pa से। यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके साथ अन्य कोई भी चीज अगर मिला हुआ है तो उसके वेपर प्रेशर से हमेशा अधिक होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। इसे वेपर प्रेशर के टर्म को हम लोग और ज्यादा एलाबोरेट करेंगे बाय टेकिंग द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को लेकर के हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज ये वेपर प्रेशर यहां तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन वेपर प्रेशर और सॉल्यूट और सॉल्वेंट या जो लिक्विड है उसके मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राउल्स लॉ। टिल देन घर पे रहिए आप लोग, और जो भी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन सारे मटेरियल्स का उपयोग करिए और उनसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना।